ओपनक्लो डेली में वापस आने के लिए धन्यवाद सभी। मैं नौबा हूँ। और मैं एलॉय हूँ। ओपनक्लो को ट्रैक करना इस हफ्ते बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। एनवीडिया जीटीसी 2026 इस हफ्ते चल रही थी, और जो शुरुआत में एक और बड़ा प्रोडक्ट सम्मेलन था, वह अब प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़े सिग्नल इवेंट में बदल गया है। एनवीडिया ने नेमोक्लो की घोषणा की, जो ओपनक्लो पर आधारित एक ओपन सोर्स स्टैक है। सिर्फ यह वाक्य ही बड़ा कदम है। ओपनक्लो पर आधारित, उसके साथ काम करने भर के लिए नहीं, थीले इंटीग्रेशन से नहीं, बल्कि उसके ऊपर बनाकर। एनवीडिया सिस्टम पर स्थानीय एआई एजेंट वर्कफ्लो के लिए इसे बेस लेयर के रूप में पोजीशन किया गया है। बिल्कुल। और जब आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं, यह बहुत कुछ बताता है। यह घोषणा दो एनवीडिया डोमेन पर केंद्रित है, DGX स्पार्क और RTX प्रो वर्कस्टेशंस। लक्ष्य स्पष्ट है, सुरक्षा बढ़ाना, लोकल मॉडल सपोर्ट को बेहतर बनाना और एनवीडिया हार्डवेयर पर पूरे एजेंट अनुभव को ऑप्टिमाइज करना। दूसरे शब्दों में, अगर आप एनवीडिया के एंटरप्राइज या प्रो यूजर इकोसिस्टम में हैं, तो यह जेफोर्स जैसी किसी पतली परत के बजाय लोकल एजेंट्स के लिए फुल स्टैक है। यह कह रहा है, हम इस लेयर पर भरोसा करते हैं कि वही परिभाषित करे कि एजेंट वास्तव में कैसे व्यवहार करता और काम करता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक हम सभी कहते आ रहे हैं कि लोकल एजेंट्स एक गंभीर इंफ्रास्ट्रक्चर चिंता बन रहे हैं। लोग पूछते हैं, इसे सुरक्षित कैसे चलाएं? स्टेट कैसे मेंटेन करें? अलग अलग हार्डवेयर पर मॉडल प्रदर्शन कैसे स्वीकार्य रखा जाए? नेमोक्लो मूलतः इन सवालों का जवाब देता है। आइए इसे वहीं बनाते हैं जहां आपका सिलिकॉन पहले से मौजूद है। यह भी महत्वपूर्ण है कि यह ओपन सोर्स है। यह अनुकूलन और कठोर समीक्षा को आमंत्रित करता है, जो एंटरप्राइज संदर्भों में बहुत मायने रखता है। और ओपनक्लो का प्लेटफॉर्म ऑफ रिकॉर्ड फ्रेमिंग चुना जाना ही मुख्य खबर बना। यह सिर्फ मार्केटिंग स्लाइड नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी की ओर से यह एक बयान है कि स्थानीय एआई एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन इतना महत्वपूर्ण है कि इसे एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म पर आधारित होना चाहिए। शायद हमें इसे सम्मेलन की कहानी में संदर्भित करना चाहिए। जीटीसी में एक बिल्डेक्लो इवेंट था जहां लोगों ने निजी एआई एजेंट्स को कस्टमाइज और डिप्लॉय किया। इसका मतलब यह था कि यह सिर्फ किसी डेवलपर बैकरूम घोषणा नहीं थी। यह अनुभवजन्य और व्यावहारिक था। लोग वास्तविक वर्कफ्लो के लिए अपने एजेंट्स खुद बनाना पसंद करते हैं, अमूर्त डेमोस के लिए नहीं। इसलिए जब एनवीडिया ओपनक्लो पर निजी एजेंट बनाने के लिए हैंड्स ऑन इवेंट सेट करती है, तो यह दबाव वाली परिस्थितियों में उपयोगिता की परीक्षा होती है। क्या वास्तविक उपयोगकर्ता जल्दी मूल्य पा सकते हैं? ठीक। अगर वे यह सम्मेलन वातावरण में कर सकते हैं, तो उसका असर दूर तक जाता है। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म को हाथों हाथ अपनाने के लिए पर्याप्त मजबूत माना जा रहा है। और इसमें एक गहरा सिग्नल भी है, खासकर टीमों के लिए। बिल्डेक्लो इवेंट कोई अमूर्त कीनोट नहीं होता। यह सीमित और थोड़ा अराजक वातावरण होता है, जहां लोगों की अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं और वर्कलोड अलग अलग। सही। यदि वह वर्कफ्लो अलग अलग परिचितता वाले प्रतिभागियों के लिए काम कर सकता है, तो इसका मतलब है कि सार्थक भागीदारी के लिए बाधा रेखा, एंट्री बार, कम है। तो असली सवाल यह बनता है, क्या हम ऐसा उत्पाद देख रहे हैं जो प्रयोग से प्रोडक्शन पैटर्न तक स्केल करता है? यही सही सवाल है। अगर कोई प्लेटफॉर्म सार्वजनिक सम्मेलन ट्रैक में पर्सनलाइज्ड एजेंट्स को सपोर्ट कर सकता है, तो आमतौर पर यह बेहतर डिफ़ॉल्ट्स, साफ ऑनबोर्डिंग और कम छिपी हुई मान्यताओं का संकेत होता है। यदि सेटअप फ्रिक्शन अभी भी बहुत ज्यादा हो, तो लोग अर्थपूर्ण एजेंट नहीं बना पाते। और इकोसिस्टम सिग्नल के रूप में,
यह उन टीमों को प्रभावित कर सकता है जो लोकल एआई रणनीति का मूल्यांकन कर रही हैं। यदि एनवीडिया की अपनी इवेंट प्लानिंग ओपनक्लॉ का इस्तेमाल करती है, तो पार्टनर इकोसिस्टम, टूलिंग टीमें और इंटीग्रेटर्स ओपनक्लॉ को एक आधिकारिक बातचीत के बिंदु के रूप में ले सकते हैं, न कि केवल एक साइड निच परियोजना के रूप में। सही। कई एंटरप्राइजेज में प्लेटफॉर्म चयन रूढ़िवादी होता है। लोग चमकदार आइडियाज नहीं चुनते, वे वही चुनते हैं जहां समर्थन, ऑप्टिमाइजेशन और टूलिंग की गति जारी रहने की संभावना अधिक हो। इसलिए ओपनक्लॉ दिलचस्प प्रोजेक्ट से रणनीतिक योजनाओं में संभावित विकल्प बन जाता है। यह श्रेणी का बदलाव है। सही, और इसी वजह से यह एनवीडिया कैंप से बाहर भी महत्वपूर्ण है। ओपनक्लॉ टीमें अब लंबी अवधि के निवेश और सपोर्ट अपेक्षाओं का मूल्यांकन करते समय ठोस बाहरी मान्यता दिखा सकती हैं। इससे समुदाय योगदानों के बारे में अपेक्षाएं भी बदलती हैं। अगर बार ऊंचा हो तो योगदानकर्ता विश्वसनीयता और इंटरऑपरेबिलिटी पर अधिक ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम अब सिर्फ प्रयोगात्मक नहीं रहता। बिल्कुल। इस अर्थ में नेमोक्लॉ की घोषणा और उसका इवेंट फुटप्रिंट उतना ही परिपक्वता के बारे में है जितना किसी एक स्टैक के बारे में। मुख्य निहितार्थ को सरल भाषा में खोलते हैं, क्योंकि लोग बार बार यही दोहरा रहे हैं। जब एनवीडिया अपनी स्टैक ओपनक्लॉ पर बनाती है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एनवीडिया सिस्टम्स पर स्थानीय एआई के लिए कम विखंडन, सुरक्षा, ऑर्केस्ट्रेशन और यूजर अनुभव के लिए कई अलग अलग असंबद्ध टूलचेन के बजाय अब एक परिभाषित बेसलाइन दिख रही है। यह सिर्फ तकनीकी पसंद नहीं, यह इकोसिस्टम सिग्नलिंग है। अगर ओपनक्लॉ होस्ट लेयर है तो निवेश इसके आसपास बनते हैं। व्यवहार में उपयोगकर्ताओं को बेहतर ऑप्टिमाइजेशन, बेहतर इंटीग्रेशन पैटर्न और यह अधिक भरोसा होना चाहिए कि लोकल सेटअप समय के साथ व्यावहारिक बने रह सकते हैं। और एक ब्रांड प्रभाव भी है। ओपनक्लॉ पहले से ही उपयोगकर्ताओं और डेवलपर समुदाय से गति पा रहा था। यह इसे उम्मीदवारी वाला प्लेटफॉर्म से मुख्य हार्डवेयर लेवल ध्यान वाला प्लेटफॉर्म बना देता है। मैं जानता हूं कि कई लोग एआई टूल्स उपयोग करते हैं और नीचे कौन है यह फर्क नहीं पड़ता जब तक चीजें काम कर रही हों, लेकिन खुली इकोसिस्टम में भरोसा संस्थागत संकेतों के बाद आता है। अभी शायद सबसे ज्यादा वही भरोसा बढ़ना मायने रखता है। ओपन सोर्स स्टैक अक्सर तब फलते फूलते हैं जब कोई बड़ा खिलाड़ी कहता है, यह वही एब्स्ट्रैक्शन है जिसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यह भरोसे के लिए बड़ा कदम है। अगर आप पहले से ओपनक्लॉ चलाते हैं तो यह ध्यान देने का कारण है, घबराने का नहीं। अगर आप इसे मूल्यांकन कर रहे हैं तो यह पास ही रहने का कारण है। और अगर आप एंटरप्राइज वर्ल्ड में हैं तो इसका मतलब यह है कि बजट और रोडमैप अब अधिक संभावना के साथ गहरे लोकल एआई वर्कफ्लो को कम अज्ञातताओं के साथ उचित ठहरा सकते हैं। ठीक। इसलिए हेडलाइन यह नहीं कि एनवीडिया ने अब ओपनक्लॉ को अपना लिया, बल्कि यह कि ओपनक्लॉ को एक मजबूत प्लेटफॉर्म पार्टनर स्तरीय समर्थन मिला है। और वह समर्थन लोकल एजेंट्स के लिए है, ऐसे ढंग से कि यह एक परिपक्व इकोसिस्टम क्षण जैसा दिखता है। बढ़िया फ्रेमिंग। इसे अगले सेगमेंट में याद रखें, क्योंकि अगला स्पष्ट सवाल वही है जो सब धीरे से पूछते हैं। अच्छी हेडलाइन है, लेकिन क्या यह मेरे लिए है? बिल्कुल। चलिए इसका जवाब देते हैं। परफेक्ट लीड इन। यहाँ ईमानदार व्यावहारिक जवाब यह है, अगर आप DGX स्पार्क या RTX प्रो क्लास हार्डवेयर पर नहीं हैं तो नेमोक्लॉ तुरंत आपके व्यक्तिगत दैनिक वर्कफ्लो को नहीं बदलने वाला। अगर आप सार्वभौमिक बदलाव की उम्मीद कर रहे थे तो यह निराशाजनक लग सकता है। लेकिन यह संदर्भ महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी AI खबरें
सभी को ज्यादा वादा करके व्यावहारिक तौर पर कम देती हैं। सही। नेमोक्लो DGX स्पार्क 128 GB यूनिफाइड मेमोरी और RTX प्रो वर्कस्टेशनों को लक्ष्य करता है। इससे शुरुआत से ही ऑप्टिमाइजेशन लक्ष्य वर्ग समझ आता है। इसे जेफोर्स स्टैक या मुख्यधारा के उपभोक्ता सेटअप की कहानी के रूप में नहीं रखा गया है। सही। और यह फर्क मायने रखता है क्योंकि एनवीडिया ने जीटीसी के बाद DGX स्पार्क प्राइसिंग में जो किया उससे यह संकेत मिला। यह कोई कंज्यूमर प्राइस ड्रॉप नहीं था। हाँ, उन्होंने GTC के बाद DGX स्पार्क की कीमत बढ़ाई। कुछ लोगों को यह नकारात्मक लगता है, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह संकेत देता है कि वे एंटरप्राइज श्रेणी अपनाने और प्रीमियम उच्च प्रदर्शन वाले लोकल AI स्टैक में निवेश करने की प्राथमिकता दे रहे हैं। इसलिए अगर आप उस वर्ग में नहीं हैं, तो सही व्याख्या यह नहीं कि यह अप्रासंगिक है, बल्कि यह कि यह अभी अग्रिम पंक्ति का रेफरेंस आर्किटेक्चर है। ठीक। अधिकांश उपयोगकर्ताओं को तुरंत हार्डवेयर अपग्रेड करके फायदा लेने के लिए घबराने की जरूरत नहीं। बड़ा निष्कर्ष यह है कि एंटरप्राइज वैलिडेशन अक्सर भविष्य की बेहतर ऑप्टिमाइजेशन और इंटीग्रेशन को आगे लाता है, जो बाद में व्यापक सेटअप्स तक पहुंचते हैं। बेहतर टूलिंग, बेहतर कंपैटिबिलिटी पाथ्स, बेहतर मॉडल और रनटाइम मान्यताएं। और यहाँ अपेक्षाओं को समायोजित करने की जरूरत है। यह जेफोर्स उपभोक्ता GPU इवेंट नहीं है, और यह पूरी तरह ठीक है। इसे साफ साफ कहना बेहतर है। कुछ लोगों के पास अच्छी लोकल सेटअप डेस्कटॉप, लैपटॉप और मिश्रित परिवेश में है, जो पूछते हैं, क्या इसका मतलब है कि कल से सब बदल जाएगा? बेहतर उत्तर है, पूरी तरह नहीं। मुझे यह न्यूएंस पसंद है। यह उन स्थितियों में से एक है जहां कम हाइप का मतलब ज्यादा भरोसा होता है। एनवीडिया यह नहीं कह रही कि अब हर कोई नए मिनिमम सेटअप पर चला जाए। वे कह रही हैं, यह है उच्च स्तर पर एक गंभीर प्लेटफॉर्म स्तरीय दिशा, फिर उस दबाव से बाकी स्टैक प्रभावित होता है। अधिकांश लोगों के लिए इसका व्यावहारिक मतलब शायद यही है, जहां व्यावहारिक हो वहां लोकल मॉडल उपयोग करते रहें, जहां समझदारी हो वहां क्लाउड उपयोग करें, और देखें कि ओपन क्लॉ तथा इकोसिस्टम सुधारें कहां आती हैं। सही। वही हाइब्रिड वास्तविकता कायम है। हम अपने क्लाउड प्रदाताओं को फेंक नहीं रहे और न ही लोकल कंप्यूट छोड़ रहे हैं। कई उपयोगकर्ताओं के लिए लोकल AI अभी भी एक हाइब्रिड रणनीति का हिस्सा सबसे अच्छा काम करता है। लेकिन यहाँ भी नेमोक्लो मायने रखता है, चाहे आपने अभी खरीदारी न की हो। एंटरप्राइज फोकस बेसलाइन विश्वसनीयता, मानक इंटरफेस और ऑप्टिमाइजेशन काम को तेज कर सकता है, जो अंततः सभी को लाभ दे सकता है। यह वही तर्क है जो आप अन्य इकोसिस्टम में भी देखते हैं। जब प्रीमियम वर्ग के लिए मापदंड ऊंचा उठता है, तो नीचे के स्तरों को क्लीनर डॉक्स, क्लीनर APIs और बेहतर विश्वसनीयता अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। सही। इसलिए हमें नेमोक्लो को सभी के लिए असुलभ नहीं कहना चाहिए। इसके बजाय यह एक संकेत है कि लोकल AI ने स्वयं को परतों में बांटा है। उच्च स्तरीय एंटरप्राइज प्रो उपभोक्ता प्रदर्शन और उपभोक्ता प्रयोग साथ साथ मौजूद हैं। यह हार्डवेयर कार्व आउट से बहुत स्पष्ट है। DGX स्पार्क और RTX प्रो को गहरा फोकस मिला, जबकि जेफोर्स कंज्यूमर प्राइसिंग और पोजिशनिंग यथावत रही। यानी दो अलग बाजार स्पष्ट रूप से अलग किए गए हैं। और इसका उत्पाद रोडमैप पर व्यावहारिक असर है। इसका मतलब है कि हम शायद ओपन क्लॉ और एनवीडिया फेसिंग टूलिंग को परत दर परत परिपक्व होता देखेंगे, एकदम एक साथ नहीं। इसका अर्थ यह भी है कि अगर आप उन एग्जैक्ट बॉक्सों पर नहीं हैं, तब भी जल्दी बेहतर लोकल विकल्प देखने की संभावना अधिक है। तो निष्कर्ष है, इसे तत्काल उपभोक्ता स्तर के विघटन के रूप में अधिक न पढ़े।
और इसे अप्रासंगिक समझकर कम भी न पड़े। यह उद्योग के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है, जिसका लाभ कुछ देरी के साथ लेकिन वास्तविक रूप में पूरे इकोसिस्टम तक आएगा। ठीक। अगर आप लोकल एआई को गंभीरता से ट्रैक कर रहे हैं, तो इसे निश्चित ही इम्पोर्टेंट शिफ्ट के अंतर्गत दर्ज करें, जबकि अपेक्षाओं को हार्डवेयर वर्ग और वर्तमान वर्कफ्लो के हिसाब से रखें। इससे मॉडल राउंड अप के लिए जमीन तैयार होती है, क्योंकि हेडलाइन रणनीति थी, लेकिन इस हफ्ते का असली दम यह है कि आप वास्तव में क्या चला सकते हैं और कहाँ। ठीक। अब हम उस मॉडल हेडलाइन पर आते हैं जिसके बारे में लोग पूरे हफ्ते पूछ रहे थे, नेमोट्रॉन 3 सुपर और ओपन क्लॉ में इसका अर्थ। और यह वही चीज है जिसे मैंने बार बार देखा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन शीट अपने आप में ही सबसे अच्छे तरीके से आश्चर्यजनक है। मूल बातें से शुरू करें। नेमोट्रॉन 3 सुपर 120B मॉडल है, लेकिन केवल 12B एक्टिव पैरामीटर्स, क्योंकि यह मो आर्किटेक्चर इस्तेमाल करता है। इसका मतलब वास्तविक वर्कलोड के लिए देखने में जितना भारी लगता है उससे हल्का है। यह स्पष्टता मायने रखती है। बहुत लोग 120B सुनते ही मान लेते हैं कि पूरे मॉडल को हर बार पूरी तरह लोड या कीमत के हिसाब से डेंस जायंट की तरह संभालना पड़ेगा। 12B एक्टिव वाला मो यह कहानी बिल्कुल बदल देता है। हाँ, यह खासकर उन यूजर्स के लिए रेलेवेंट है जो तय कर रहे हैं कि क्या वे इसे वास्तविक स्थानीय वातावरण में चला पाएंगे। और बेंचमार्क संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। इसने 85.6% पिंच बेंच पर स्कोर किया। यह बेंचमार्क खास तौर पर ओपन क्लॉ में एजेंटिक टास्क्स के लिए परफॉर्मेंस को मापता है, जो केवल एक अकादमिक मेट्रिक नहीं है। यह सीधे उन सत्रों, टूल राउटिंग, रीजनिंग और प्लानिंग लूप्स में एजेंट के व्यवहार से जुड़ा है। ठीक। इसलिए लोग उत्साहित हैं। यह उन ओपन मॉडल्स में शीर्ष पर है, उन एजेंटिक टास्क्स के लिए उस बेंचमार्क के अनुसार। यह अभी ओपन राउटर में ओपन क्लॉ पर मौजूद है, इसलिए अगर आप वहां सेट हैं तो यह कोई वेपरवेयर नहीं है। लेकिन वास्तविक हार्डवेयर टर्म्स में यह वास्तविक लोगों के डेस्क के सामने क्या देता है? संक्षिप्त विवरण हमें प्रैक्टिकल एंकर्स देता है। DGX स्पार्क 128GB यूनिफाइड मेमोरी लक्ष्य है। स्वाभाविक रूप से वही स्मूथ जोन है। और मैक स्टूडियो उपयोगकर्ताओं के लिए, जो अभी भी कई लोकल सेटअप का आधार है, 96GB यूनिफाइड मेमोरी वाला M3 अल्ट्रा मैक स्टूडियो Q4 क्वांटाइजेशन पर नेमोट्रॉन 3 सुपर चला सकता है आराम से। यह महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि गंभीर मॉडल क्षमता एंटरप्राइज ओनली सपनों से निकलकर उच्च स्तरीय क्रिएटर प्रोस्यूमर डेस्कटॉप तक आ रही है। जबकि 64GB वाला M4 मैक स्टूडियो का लेन थोड़ा तंग है, लेकिन आक्रामक क्वांटाइजेशन पर अभी भी संभव है। यह वास्तविक न्यूएंस है, संभव है, लेकिन संसाधन और मेमोरी प्रतिबंध कड़े होते हैं और लंबे रन में भरोसा अलग हो सकता है। इसे उन चीजों से तुलना करके देखना भी उपयोगी है जो लोगों को पहले से पता है। GPTO SS 120B अभी भी कई जगह कम्युनिटी वर्कहॉर्स है। और ब्रीफ के अनुसार नेमोट्रॉन 3 सुपर सामान्य एजेंटिक टास्क्स में बेहतर है, जबकि GPTO SS कोडिंग में आगे है। मुझे यह कॉन्ट्रास्ट इसलिए पसंद है क्योंकि यह व्यावहारिक है। हमें यह दिखावा नहीं करना कि एक मॉडल हमेशा बेहतर होता है। कुछ टास्क्स को कोडिंग विशेष व्यवहार चाहिए, कुछ टास्क्स को व्यापक ऑर्केस्ट्रेशन और सामान्य एजेंटिक निर्णय क्षमता चाहिए। यह ट्रेड ऑफ अब बहुत साफ है। उपलब्धता और अपनाने का रास्ता भी मायने रखता है। नेमोट्रॉन 3 सुपर पहले ही EXO मॉडल कैटलॉग में दिख रहा है और ओलामा, LM स्टूडियो तथा llama.cpp के जरिए ट्राई किया जा सकता है।
इससे एक्सपेरिमेंटेशन में फ्रिक्शन कम होता है। इसलिए यह किसी एक वेंडर गेट में बंद नहीं है। अगर आपने पहले से लोकल स्टैक बनाया है तो इसे परिचित रन टाइम्स के साथ जोड़ना आसान हो सकता है। फिर नैनो वेरिएंट है नेमोट्रॉन 3 नैनो 4B। यह इस पैकेज का छोटा मॉडल हिस्सा है। इसे खास तौर पर जिफोर्स RTX यूजर्स और रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट सेटअप्स के लिए पोजीशन किया गया है। और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि कई लोग सुपर सुनकर यह गलत समझ लेते हैं कि हर चीज के लिए एंटरप्राइज हार्डवेयर चाहिए। नहीं, एनवीडिया की मॉडल फैमिली में पड़ते हैं। नैनो एक सीमित फुटप्रिंट वाला मॉडल पथ है। सुपर एक परफॉर्मेंस लेयर है जिसकी विशिष्ट हार्डवेयर मान्यताएं हैं। बिल्कुल, हमें ओवर सिंप्लीफाई करना बंद करना होगा। अगर आपके पास RTX जिफोर्स रिग और सीमित रैम है तो नैनो 4B उपयोगी और व्यावहारिक हो सकता है, जबकि सुपर का लक्ष्य हाई एंड है। क्या हम इसे ब्रॉडर जीटीसी न्यूज से जोड़ सकते हैं? मुझे लगता है हाँ। यही कारण है कि नेमोक्लॉ मायने रखता है। जब इकोसिस्टम ओपनक्लॉ के आसपास ऑप्टिमाइज होता है तो यूजर्स अपने हार्डवेयर प्रोफाइल के आधार पर मॉडल क्लासेस चुन सकते हैं, फ्रैगमेंटेड रनटाइम लॉजिक से लड़ने की जगह। सही। लेकिन अगर कोई शीर्ष 2 टियर्स में नहीं भी है तब भी मॉडल स्टोरी मायने रखती है, क्योंकि पिंच बेंच परफॉर्मेंस और लोकल अवेलेबिलिटी अपेक्षाओं को बदल रहे हैं कि पर्याप्त हार्डवेयर होने पर लोकल एजेंट्स क्या संभाल सकते हैं। ईमानदारी से यह भी कहना चाहिए, आसान और संभव होने के बीच का फर्क क्वांटाइजेशन सेटिंग और अन्य मेमोरी ओवरहेड पर निर्भर करता है। हाँ, M3 अल्ट्रा कंफर्ट क्लेम में Q4 क्वांटाइजेशन का स्पष्ट उल्लेख है और एग्रेसिव क्वांटाइजेशन वही 64 GB M4 मैक्स पर फीजिबिलिटी को खींचता है। यह वास्तविक इंजीनियरिंग की बातचीत है, कोई एक क्लिक का स्विच नहीं। इसलिए यूजर्स को यहाँ कैलिब्रेट करना चाहिए। वे यह निर्णय नहीं कर रहे कि अच्छा और बुरा मॉडल कौन सा है, बल्कि विशिष्ट टास्क्स के लिए रन टाइम प्रोफाइल चुन रहे हैं। ठीक। और क्योंकि यह मॉडल पहले से उन जगहों पर मौजूद है जिन्हें लोग पहले से उसे करते हैं, यह कोई सैद्धांतिक अपग्रेड नहीं है, यह व्यावहारिक अपग्रेड है। एक और कोण, एजेंटिक टास्क्स के आसपास बेंचमार्क फ्रेमिंग। यह इतने ज्यादा लिसनर्स पर क्यों जम गया? क्योंकि ओपन क्लॉ यूजर्स सिर्फ टेक्स्ट कंप्लीशन नहीं चला रहे, वे टूल कॉलिंग एजेंट्स, रीजनिंग लूप्स और ऐसे वर्कफ्लो चला रहे हैं जहां स्टेट कंटिन्यूटी और टूल चयन मायने रखता है। ऐसा मॉडल जो एजेंटिक बेंचमार्क्स में अच्छा हो अक्सर रोजमर्रा के ओपन क्लॉ उपयोग के लिए अधिक अलाइंड होता है बनिस्बत उस मॉडल के जो सिर्फ सामान्य भाषा टास्क्स में शीर्ष पर हो। यही मुख्य बिंदु है, वर्कफ्लो से बेंचमार्क अलाइनमेंट। और हाँ, अगर आपकी मशीन इसे चला सकती है तो नेमोट्रॉन 3 सुपर वह मॉडल है जिसे स्ट्रॉन्ग ओपन एजेंट बिहेवियर के लिए टेस्ट करना चाहिए। अच्छा विराम, हमने नेमोट्रॉन देखा, हमने ओपन राउटर देखा, हमने लोकल रनटाइम्स देखे। अब इस हफ्ते एक दूसरी फैमिली को गंभीर एनवीडिया अटेंशन मिला, क्वेन 3.5। सही, और यहीं से मल्टीमोडालिटी और हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन दिलचस्प तरीके से लेयर तरीके में उभरते हैं। इसे आगे बढ़ाते हैं। एनवीडिया ने क्वेन 3.5 मॉडल्स के लिए RTX ऑप्टिमाइजेशंस की घोषणा की, खासकर 27B, 9B और 4B। सिर्फ एक मॉडल नहीं, बल्कि एक पूरा स्टैक। यह महत्वपूर्ण है। और इस फैमिली में कई उच्च मूल्य वाले गुण हैं, 262.000 टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो, नेटिव विजन सपोर्ट और मल्टी टोकन प्रेडिक्शन। कॉन्टेक्स्ट विंडो लंबी बातचीत और जटिल दस्तावेज फ्लो के लिए बड़ा है, और नेटिव विजन सपोर्ट इन्हें अधिक तुरंत उपयोगी बनाती है जब आप स्क्रीनशॉट्स,
डायग्राम्स या कोई भी दृश्य संदर्भ भेज रहे होते हैं। स्थानीय ओपन क्लॉ यूजर्स के लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यह है कि ये स्पेक्युलेटिव नहीं हैं। ये पहले से ही 100 ml के जरिए ओपन क्लॉ में लोकल रूप से रन हो रहे हैं। और उपलब्धता फिर मायने रखती है। आप क्वेन 3.5 को आज ही ओलामा, LM स्टूडियो और llama.cpp के जरिए कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सामान्य लोकल वर्कफ्लोज में एक्सेस पाथ सीधा और आसान है। इनमें से 27 डेंस वेरिएंट कहाँ हार्डवेयर पर स्टैंड आउट करती है? हमारे पास साफ संकेत है, यह RTX 5090 पर सबसे अच्छा करती है। सही। यह कोई व्यापक मार्केटिंग लाइन नहीं, बल्कि एक ठोस डिप्लॉयमेंट डिटेल है। यह यूजर्स को उनके हार्डवेयर रियलिटी के आसपास प्लानिंग करने में मदद करती है। फिर वही सवाल सुनाई देता है, अगर नेमोट्रॉन 3 सुपर ओपन एजेंटिक परफॉर्मेंस के लिए देखने लायक मॉडल है, तो क्वेन 3.5 कहाँ फिट होता है? अलग प्रोफाइल। क्वेन 3.5 उपयोगकर्ताओं को व्यापक मल्टीमोडल और लंबी कॉन्टेक्स्ट ताकतें देता है। RTX ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम्स पर यह उन टास्क्स के लिए मजबूत व्यावहारिक विकल्प बन सकता है जहां कॉन्टेक्स्ट और विजुअल इनपुट साथ में मायने रखते हैं। इसलिए यह नेमोट्रॉन लेन को रिप्लेस नहीं, कॉम्प्लीमेंट करता है। मुझे यह फ्रेमिंग पसंद है, अलग ऑपरेटिंग कंडीशंस के लिए अलग लेन। यह सामान्य मॉडल विनर टेक्स ऑल फ्रेमिंग को रोकता है। ठीक। सभी उपयोगकर्ताओं को वही बैलेंस नहीं चाहिए। कुछ यूजर्स को भारी एजेंटिक प्लानिंग और टूल ऑर्केस्ट्रेशन चाहिए, अन्य को वास्तविक संदर्भों में व्यापक मल्टीमोडल इनपुट हैंडलिंग चाहिए। और अब ओपन क्लॉ के लोकल रन टाइम इकोसिस्टम के साथ इसे अपने वातावरण में आजमाना मुख्यतः सपोर्टेड बैकएंड्स चुनने और रन टाइम अपेक्षाएं अलाइन करने का मामला है। बिल्कुल। प्रैक्टिकल टर्म्स में ऑप्टिमाइजेशन कहानी अब यह दिखती है। अगर आप RTX पर हैं और इन मॉडल फैमिलीज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो उन घोषणाओं के जरिए एनवीडिया का ठोस बैकिंग अब मौजूद है। इससे सीधे उत्पादकता पर असर हो सकता है। यह सेटअप अनसर्टेनिटी कम करता है और भरोसा बढ़ाता है कि आपका लोकल मॉडल चयन कोई गैम्बल नहीं है। और हमें यह भी कहना चाहिए कि यह एनवीडिया के व्यापक अप्रोच के बारे में क्या कहता है। वे सिर्फ क्लाउड APIs की बात नहीं कर रहे। वे स्पेसिफिक मॉडल फैमिलीज के साथ स्थानीय रन को अधिक डिटरमिनिस्टिक बनाने में मदद कर रहे हैं। यह नैरेटिव का एक बदलाव लगता है, बस कंज्यूम करें से स्टैक अपने पास रखें और तूने करें। यह ओपन क्लॉ के साथ बहुत अलाइंड है। लेकिन हमें बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना चाहिए। हमेशा की तरह वास्तविक अनुभव मेमोरी और ट्यूनिंग पर निर्भर करेगा, खासकर यदि आप लोकल कॉन्टेक्स्ट्स और मॉडल साइजेस मिला रहे हैं। इसके बावजूद शायद यह लोकल वर्कफ्लोज में पहले से निवेशित लोगों के लिए सबसे उपयोगकर्तानुकूल कदमों में से एक है। स्पष्ट हार्डवेयर अलाइंड ऑप्टिमाइजेशन ऑन वेल नोन फैमिलीज। मैं सहमत हूं। यह अफवाहों की खोज से कम और ऐसे ज्ञात मॉडल सेट चुनने पर अधिक केंद्रित हो जाता है जिनमें समर्थन प्राप्त रनटाइम्स और स्पष्ट हार्डवेयर मैपिंग हो। इसलिए अगर आपकी योजना अगले सप्ताह मॉडल क्षमता परीक्षण की है, तो क्वेन 3.5 और नेमोट्रॉन 3 सुपर 2 प्रैक्टिकल एंकर्स बन जाते हैं, एक डेंस मल्टीमोडल और लंबी कॉन्टेक्स्ट जरूरतों के लिए, दूसरा ओपन क्लॉ में शीर्ष स्तर की एजेंटिक बेंचमार्क परफॉर्मेंस के लिए। ठीक। आप इन्हें दो अलग नॉब्स की तरह ले सकते हैं, न कि ईदर और के रूप में। अपना स्टैक मार्केटिंग हाइप के आधार पर नहीं, टास्क मिक्स के आधार पर बनाइए। बढ़िया। तो यह मॉडल राउंड था, लेकिन कीमत में बदलाव अभी भी तय करेगा कि कौन इसमें भाग ले सकता है, और वहीं से हम DGX स्पार्क सिग्नल्स पर आते हैं। हाँ।
अगर कुछ भी कहूँ तो यह सबसे ईमानदार लेंस देता है कि लक्ष्य दर्शक और इकोसिस्टम पोजीशनिंग क्या है। सही। एक विवरण जिसे लोग बार बार पूछते हैं, जीटीसी के बाद डीजीएक्स स्पार्क की कीमत बढ़ाई गई। कम नहीं की गई। ठीक, कम नहीं की गई। यह मायने रखता है क्योंकि आसानी से लोग किसी भी लॉन्च कहानी को आम उपभोक्ता कीमत कटौती के रूप में गलत समझ लेते हैं। यह एक रणनीतिक संकेत था। यह संकेत देता है कि इस खास लाइन में लोकल एआई को एंटरप्राइज प्रोस्यूमर क्षेत्र के रूप में पोजीशन किया जा रहा है, मास हॉबीइस्ट नहीं। और इसे हार्डवेयर विभाजन फिर मजबूत करता है। जेफोर्स कंज्यूमर जीपीयू प्राइसेस स्थिर रहे, जबकि डीजीएक्स स्पार्क की कीमत ऊपर गई। यह क्लासिक दो बाजार रणनीति है। एक ही कंपनी, अलग वैल्यू प्रपोजिशन। एक बाजार को कंज्यूमर स्टेबिलिटी और व्यापक उपलब्धता मिलती है, दूसरा एंटरप्राइज पोजीशनिंग और प्रीमियम पैकेजिंग। बिल्कुल। यदि आप कंज्यूमर सेटअप में हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि अभी तुरंत कुछ करने की जरूरत है। और यही कई हेडलाइनों की अतिव्याख्या शुरू हो जाती है। समझदार व्याख्या है, यह मार्केट टियर्स की स्पष्टता है। अधिकांश वास्तविक ओपनक्लो यूजर्स के लिए प्रैक्टिकल स्वीट स्पॉट अभी भी क्लाउड प्लस लोकल हाइब्रिड है। जहां निजीकरण और गति के लिए लोकल ठीक हो वहां लोकल प्रयोग करें। जहां क्षमता या मॉडल स्पेशलाइजेशन की मांग हो वहां क्लाउड चुनें। यह हाइब्रिड फ्रेमिंग अब परिपक्व हो चुकी है। लोगों को अभी भी संवेदनशील वर्कफ्लो के लिए लोकल कंट्रोल चाहिए, लेकिन हर काम लोकल मशीन पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और इस हाइब्रिड मॉडल में दोनों ओर बेहतर निवेश होता है जब यह तरह की इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट होती है। ओपनक्लो को प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास डीजीएक्स स्पार्क खरीदने की जरूरत नहीं कि उसे अप्रत्यक्ष लाभ न मिले। क्योंकि एंटरप्राइज निवेश टूलिंग डेप्थ सुधारता है, बेहतर डिफॉल्ट्स, मजबूत इंटीग्रेशन पाथ्स, सिक्योरिटी हार्डनिंग, रन टाइम रिलायबिलिटी और डॉक्यूमेंटेड वर्कफ्लोज। यह समुदाय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जितना मजबूत एंटरप्राइज पाथ होता है, ओपन सोर्स बेस उतना स्थिर हो जाता है छोटे डिप्लॉयमेंट्स और स्वतंत्र निर्माताओं के लिए। इसलिए यह उन्हीं विरोधाभासों में से एक है। शीर्ष हार्डवेयर में अधिक कीमत भी उन यूजर्स के लिए मूल्य उत्पन्न कर सकती है जो कभी वह हार्डवेयर नहीं रखते। बिल्कुल, क्योंकि इकोसिस्टम अपलिफ्ट नीचे की ओर टूल सुधार के जरिए वितरित हो सकता है। लेकिन ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। अगर आपके पास DGX स्पार्क या RTX प्रो लेवल कंप्यूट नहीं है, तो इस हफ्ते आपकी दिनचर्या में नाटकीय बदलाव तुरंत होगा, यह मान लेना ठीक नहीं। सही। यह मानचित्र बदल सकता है, शायद आपकी वर्तमान स्थिति नहीं। आपको बेहतर डेस्टिनेशन सिग्नल मिलता है, लेकिन आपका राउट अभी भी हाइब्रिड और क्रमिक हो सकता है। साथ ही बढ़ी हुई कीमत गलतफहमियां घटाने में मदद कर सकती है। जो लोग तुरंत कंज्यूमर रेवोल्यूशन की अपेक्षा कर रहे थे, वे अब समझ सकते हैं कि यह मास मार्केट पाइवोट नहीं है। यह विक्रेताओं के लिए भी अच्छा रिमाइंडर है। हर इम्प्रेसिव टेक्निकल स्टैक हर सेगमेंट के लिए नहीं होता। यह ठीक है जब इसे स्पष्टता से कम्युनिकेट किया जाए। और ओपन क्लॉ हमेशा सबसे मजबूत तब होता है जब वह उपयोगकर्ताओं के लिए इसी न्यूएंस को संभालता है, एक कोहेरेंट सिस्टम में अलग अलग रन टाइम प्रोफाइल्स। इसलिए यह सेगमेंट हाइप से स्ट्रक्चर की ओर ले जाता है। निष्कर्ष, एंटरप्राइज वैलिडेशन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष असर शायद कई व्यक्तिगत यूजर्स के लिए धीमा होगा, लेकिन टूलिंग और इंटीग्रेशंस के जरिए अभी भी अर्थपूर्ण है। जो हमें अगले सेगमेंट पर ले जाता है, रिलीज रिफ्रेश खुद V2026.3.13.1। सही। यह सम्मेलन की हेडलाइन नहीं थी,
लेकिन वही तरह की रिलायबिलिटी पॉलिश है जो सप्ताह दर सप्ताह काम जारी रखने में मदद करती है। हाँ, चलिए रिलीज विवरण के साथ क्लोज करते हैं। 14 मार्च को V2026.3.13 एक रिकवरी रिलीज के रूप में आया, जिसमें ब्रोकन टैग फिक्स है, और महत्वपूर्ण यह कि इसका npm वर्जन मार्च 13, 2026 जैसा ही रखा गया। इसलिए जो लोग अभी इंस्टॉल कर रहे हैं उन्हें सही पैकेज स्टेट बिना कंफ्यूजन के मिलती है, जो मेंटेनेंस वर्कफ्लोज में बहुत मायने रखती है। ठीक, सुधारों का फोकस रिलायबिलिटी और कंटिन्यूटी पर है। पहले सेशन रीसेट अब लास्ट काउंटेड और लास्ट थ्रेडेड को प्रिजर्व करता है। इससे डायरेक्ट फ्रिक्शन हटता है जब लोग सत्र बदलते हैं और कॉन्टेक्स्ट कंटिन्यूटी की अपेक्षा रखते हैं, खासकर जब कई अकाउंट्स और थ्रेड्स काम में हों। दूसरा, पर्सोना और लैंग्वेज कंटिन्यूटी कंपैक्शन के जरिए प्रिजर्व की गई। यह बड़ा है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मॉडल कंपैक्शन के कारण बीच सत्र में अचानक पर्सनैलिटी बदल दे। बिल्कुल। अगर आप किसी टोन, ऑनबोर्डिंग लैंग्वेज और टीम विशिष्ट निर्देशों को ट्रेन करते हैं और कंपैक्शन के बाद असिस्टेंट ड्रिफ्ट करे, तो भरोसा टूटता है। पर्सोना कंटिन्यूटी से सत्र स्थिर महसूस होते हैं। तीसरा, एंथ्रोपिक थिंकिंग ब्लॉक्स सेशन रीप्ले पर हटाए गए। इसे परफॉर्मेंस फिक्स के रूप में फ्रेम किया गया है। कई लोग रीप्ले इंटरनल्स के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अगर रीप्ले अधिक एफिशिएंट हो जाए तो लंबी सत्रों में गति बेहतर महसूस होती है और भारीपन कम लगता है। फिर प्लेटफॉर्म लेवल प्लेटफॉर्मिंग, एंड्रॉयड को रीडिजाइंड चैट सेटिंग्स यूआई मिला। यह छोटा लग सकता है, लेकिन मोबाइल वर्क संदर्भों में यूआई डिजाइनों से प्रोडक्टिविटी पर ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि सेटिंग्स में लोग अपना काफी समय बिताते हैं। सही, छोटे बदलाव कई सत्रों में जमा होकर असर डालते हैं। अगर सेटिंग्स, नेविगेशन और विजिबिलिटी साफ हो जाएं, तो यूजर्स वास्तव में बिहेवियर ट्यून करने और बिना हताश हुए लोकल परीक्षण करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। रिलीज में iOS के लिए नया ऑनबोर्डिंग वेलकम पेजर भी जोड़ा गया है। इसका फर्स्ट इंप्रेशंस और रीसेट मोमेंट्स पर असर है। अच्छा ऑनबोर्डिंग पेजर मॉडल विकल्प, वर्कस्पेस अपेक्षाएं और एजेंट क्या कर सकता नहीं कर सकता, इसमें भ्रम कम कर सकता है। और जब ऑनबोर्डिंग साफ होता है तो चर्न के लिए क्रैश रेट कम होता है। अगर पहली एक्सपीरियंस बिखरी लगे तो लोग रुकते नहीं। सही, फिर टेलीग्राम में थ्रेड मीडिया ट्रांसपोर्ट पॉलिसी फिक्स है। इसका असर टीमों और पावर यूजर्स की रोजाना सहयोग पर पड़ता है, जो वास्तव में मीडिया हैवी थ्रेड्स भेजते हैं। अगर मीडिया ट्रांसपोर्ट बिहेवियर इनकंसिस्टेंट हो तो कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूटी वास्तविक रूप से टूटती है, खासकर जब एजेंट्स उन थ्रेड्स पर कॉन्टेक्स्ट और टास्क हैंड ऑफ के लिए निर्भर होते हैं। इसलिए यह फिक्स सीधे सोशल टूल वर्कफ्लोज में रिलायबिलिटी में योगदान देता है। यह फीचर फ्लैशी नहीं है, लेकिन वास्तविक उपयोग में अर्थपूर्ण है। डिस्कॉर्ड में गेटवे मेटाडेटा फेच फेलियर्स को अधिक ग्रेसफुल तरीके से हैंडल किया गया। यह डिस्ट्रीब्यूटेड इंटीग्रेशंस के लिए एक क्लासिक रिलायबिलिटी सुधार है। सही, अगर आपका मेटाडाटा फेच साइलेंटली फेल हो जाए, तो यूआई ऐसा दिख सकता है कि सेवा टूट गई जबकि सर्विस ठीक हो। ग्रेसफुल हैंडलिंग कम फॉल्स अलार्म्स और कम अनावश्यक एस्केलेशंस का कारण बनती है। फिर हमने क्रॉस एजेंट सब एजेंट वर्कस्पेस रेजोल्यूशन फिक्स भी कर दिया। यह उन सभी के लिए बहुत प्रैक्टिकल है जो मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन उपयोग करते हैं। अगर सब एजेंट्स गलत वर्कस्पेस में लिखें या लोड करें, तो प्रोजेक्ट ओनरशिप और आर्टिफैक्ट पाथिंग जल्दी बिखर जाती है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि यह कितना मेसी हो सकता है। बिल्कुल, आपको गलत फाइल्स, गलत कॉन्टेक्स्ट मिलता है और वह भरोसा भी खो जाता है जो वन एजेंट मैनी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन बना सकता है।
इसलिए यह फिक्स स्थिर स्केलिंग का समर्थन करता है, सोलो प्रयोग से लेकर जटिल एजेंट इकोसिस्टम्स तक। और यह पर्सनालिटी कंटिन्यूटी पर वापस आता है। जब कंपैक्शन पर्सोना और लैंग्वेज को प्रिजर्व करता है तो आपके ओपन क्लॉ सत्र लंबे रन के दौरान भी कोहेरेंट महसूस होते हैं। क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि कंपैक्शन सिर्फ स्टोरेज की चीज है? जरूर। इसे समराइजेशन बाउंड्रीज और मेमोरी शेपिंग की तरह समझें। अगर यह प्रक्रिया पर्सोना हटाती है तो हर रिज्यूम्ड सेगमेंट अलग असिस्टेंट जैसा लग सकता है। ग्राहक संबंधित ऑटोमेशन या इंटरनल वर्कफ्लोज में जहां टोन मायने रखता है, यह बहुत खराब लगता है। सही। और लैंग्वेज कंटिन्यूटी सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई टीम किसी एजेंट को विशेष कंप्लायंस लैंग्वेज, विशेष फ्रेजिंग स्टैंडर्ड्स या सपोर्ट के लिए विशेष इमोशनल टोन सिखाती है तो वह कंसिस्टेंसी उत्पाद का हिस्सा हो सकती है। कंपैक्शन के जरिए पर्सोना बनाए रखने से भरोसा बना रहता है और रीअलाइनमेंट लागत कम होती है। क्या सेशन रीप्ले पर एंथ्रोपिक थिंकिंग ब्लॉक्स हटाने का अनुभव भी इसी तरह लगता है? निश्चित रूप से। इसे यूजर ट्रस्ट के रूप में समझें। अगर रीप्ले पाथ हल्का और साफ है तो सत्र रिस्पॉन्सिव रहते हैं। लोग लंबे क्रमों में सिस्टम को अटका या डिग्रेडेड समझने की कम संभावना रखते हैं। और अगर सत्र तेज लगता है तो लोग उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। सही। बिना हाइप के परफॉर्मेंस फिक्सेस अक्सर डेली यूसेबिलिटी की बैकबोन बन जाती हैं। सम्मेलन में ज्यादा तालियां नहीं मिलती, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यूजर्स नोटिस करते हैं। इसलिए यह रिलीज मूलतः यूजर एक्सपीरियंस हार्डनिंग पास है। आइडेंटिटी के लिए स्थिरता, नेविगेशन के लिए स्थिरता, मीडिया के लिए स्थिरता और एजेंट कोऑर्डिनेशन के लिए स्थिरता। सही। और रिलीज पोजीशनिंग V2026.3.13 एक रिकवरी रिलीज है जिसमें ब्रोकन टैग ठीक है। npm वर्जन मार्च 13 2026 जैसा ही। व्यवहारिक दृष्टि से पैकेजिंग और अपडेट पाथ्स में कम कंफ्यूजन। बिल्कुल। यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि कई एनवायरनमेंट्स इस्तेमाल करने वाले लोग पहले से ही जटिलता के ऊपर वर्जन एम्बिग्यूटी नहीं चाहते। इसलिए एक व्यापक बंद शब्द के साथ चलते हैं, सही संतुलन रखते हुए। यह कोई रेवोल्यूशनरी फीचर ड्रॉप का हफ्ता नहीं है। यह वह हफ्ता है जहां इकोसिस्टम वैलिडेशन और व्यावहारिक क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार एक साथ आते हैं। लोगों की एक सामान्य बात यह है कि नेमोट्रॉन 3 सुपर मॉडल टू वॉच है। मैं कहूंगा यह विशेष कारण से सही है। क्योंकि लोकल वर्कफ्लोज में बेंचमार्क लीडरशिप तब मायने रखती है जब सही हार्डवेयर अजम्पशंस के साथ जोड़ी जाए। यदि आपका सेटअप मैच हो और आप वास्तव में इसे प्रोडक्टिव मोड में रन कर सकें तो यह आपके एजेंट टास्क्स असाइन करने के तरीके को वास्तविक रूप से बदल सकता है। सही। शायद हमें इसे एक्शनेबल गाइडेंस के रूप में रखना चाहिए। अगर आपके पास M3 अल्ट्रा लेवल यूनिफाइड मेमोरी है तो Q4 क्वांटाइजेशन के साथ नेमोट्रॉन 3 सुपर को कंफर्टेबल माना गया है। अगर आपके पास M4 मैक्स लेवल मेमोरी है तो यह अग्रेसिव क्वांटाइजेशन पर अभी भी काम कर सकता है, लेकिन लोड टेस्ट्स को सावधानी से प्लान करना चाहिए। यही जगह है जहां यूजर्स को समान बिहेवियर मान लेने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। अच्छा कहा। क्योंकि कई यूजर्स एक लाइन कमांड जंप करके मान लेते हैं कि सभी लोकल एनवायरनमेंट्स एक जैसे हैं। वे नहीं हैं। हार्डवेयर वर्क पूरी रिलायबिलिटी कर्व बदल देता है। जिफोर्स RTX यूजर्स के लिए यही नियम लागू है। नेमोट्रॉन 3 नैनो 4 भी वही फैमिली हिस्सा है जो वहां बेहतर मैप होता है। और जब लोग पूछते हैं पहले कौन सा लोकल मॉडल ट्राई करूं, अब बेहतर उत्तर है
पहले अपना हार्डवेयर प्रोफाइल मैच करें, फिर अपना उपयोग मामला मैच करें। ठीक। RTX पर लंबी मल्टीमोडल वर्कफ्लोज में इस चरण पर क्वेन 3.527B की काफी प्रैक्टिकल रेलेवेंस है, खासकर नेटिव विजन और 262.000 टोकन कॉन्टेक्स्ट की वजह से। तो एपिसोड समरी साफ होता जा रहा है। सही, इस हफ्ते लोकल AI किसी एक मोनोलिथिक विनर के बारे में नहीं है। यह हार्डवेयर अवेयर मॉडल फैमिलीज, इम्प्रूव्ड लोकल एग्जीक्यूशन और ऐसे इकोसिस्टम के बारे में है जहां ओपनक्लॉ अब मेजर प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट के आगे स्थित है। इसमें जोड़े V2026.3.13 एक पॉलिश लेयर का मतलब यह है कि हम गति में जो हासिल किया था उसे खोते नहीं हैं। हाँ, स्टेबिलिटी फिक्सेस ही वह चीज हैं जो स्ट्रैटेजी गेन्स को दिन प्रतिदिन उपयोग में टिकाऊ बनाती हैं। मुझे लगता है अधिकांश ओपनक्लो यूजर्स के लिए सही टेकअवे बहुत व्यावहारिक है। खोज जारी रखें, लेकिन अपेक्षाएं सच्ची रखें। यदि आपके पास प्रीमियम हार्डवेयर है तो नेमोट्रॉन 3 सुपर और क्वेन 3.5 को तेजी और व्यवस्थित तरीके से टेस्ट करें। यदि नहीं, तो अपना हाइब्रिड मॉडल बनाए रखें और अपग्रेड्स वास्तविक ROI के आधार पर करें, न कि हेडलाइन चेसिंग पर। और यदि आप एजेंट बना रहे या मेंटेन कर रहे हैं तो समझें कि ये अपडेट्स हिडन मेंटेनेंस कॉस्ट्स घटाते हैं, कॉन्टेक्स्ट कंटिन्यूटी, थ्रेड बिहेवियर, वर्कस्पेस कंसिस्टेंसी, रीप्ले एफिशिएंसी। यही वह चीजें हैं जो टीमों को सप्ताह दर सप्ताह सिस्टम का उपयोग जारी रखने में मदद करती हैं। बिल्कुल, इसलिए हम इसे प्रैक्टिकल नोट के साथ समाप्त कर सकते हैं। लोकल AI अब एंटरप्राइज फ्रेमिंग के लिए पर्याप्त गंभीर हो गया है, और जब यह गंभीरता स्थिर रिलीसेस में बदलती है तब ओपनक्लॉ कम्युनिटी को लाभ मिलता है। यही था इस एपिसोड का समापन। परीक्षण करते रहिए, निर्माण करते रहिए और अपने वर्कफ्लोज को लचीला बनाए रखें।